हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो वैकेंसी आई है सीजी व्यापम की तरफ से नमूना सहायक का, तो उसके बारे में ये वीडियो लेक्चर है हमारा। ये वीडियो लेक्चर पूरे साइंस पोर्शन के लिए बहुत सारी सीरीज में वीडियो आएंगे। ये हमारा साइंस पोर्शन का ये फर्स्ट लेक्चर है। 8 से 9 वीडियो आएंगे। उसमें मैं पूरे साइंस जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करूंगा, अच्छे से कंप्लीट करूंगा, है ना। आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। हाँ, वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन कोई नहीं। अब हमारा वीडियो रेगुलर आएगा और अच्छे से आएगा। आप लोग देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, ठीक है। इस लेक्चर में ये जो है हमारा पार्ट 1 है, और पार्ट आएंगे। इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये तीनों टॉपिक जो है केमिस्ट्री के टॉपिक है। आज इस एक लेक्चर में हम पूरे तीनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मुझे पता है कि ये जो टॉपिक है आप इनके बारे में जानते होंगे। आज हम लोग इसको अच्छे से डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आपको जो आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला जो टॉपिक है वो स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की अवस्थाएं। आपको बिल्कुल पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, ठीक है, उनमें हम लोग अंतर कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ये ऐसा पैरामीटर है जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, 3 4 पॉइंट है। 3 स्टेट ऑफ मैटर बात करेंगे। इंटर कन्वर्जन, एक स्टेट दूसरे स्टेट में कैसा चेंज होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का क्या रोल है ना, क्या रोल है किसके लिए? स्टेट ऑफ मैटर के लिए, इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या टेम्परेचर और प्रेशर का स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था में कोई रोल है क्या, कोई काम है क्या, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर। आपको पता है स्टेट के मैटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। यहाँ ना सॉलिड के बारे में बोला है, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल। लिक्विड के बारे में बोला है कि भैया इसका, है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेकिन इसका जो शेप है वो कंटेनर, कौन से कंटेनर में रखेंगे उसके हिसाब से वो चेंज हो सकता है। गैस के बारे में बोल रहे हैं, इसका जो शेप और जो वॉल्यूम है दोनों के दोनों चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ? आगे देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इसका बहुत सारे पॉइंट को लेकर के बात किया गया। फर्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम। देखो, सॉल्यूट का वॉल्यूम फिक्स होता है, आपको पता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, बट गैस का वॉल्यूम जो है फिक्स नहीं होता, चेंज होते रहता है। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा रिजिडिटी। सॉलिड रिजिड होता है, आपको पता है कि सॉलिड जो है रिजिड होता है, रिजिड मतलब ठोस। और लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं होता, और गैस भी रिजिड नहीं होता। रिजिड मतलब आपको पता है सॉलिड, जिसको प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, देखो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, आप किसी भी सॉलिड, जब भैया वो रिजिड होगा, सॉलिड क्या होगा, रिजिड होगा, तो उसको प्रेस भी नहीं कर पाएंगे, है ना, दबा नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लिक्विड रिजिड नहीं है, रिजिड नहीं है तो कंप्रेसिबिलिटी भी इसके बनी रहेगी, हम उसको प्रेस कर सकते हैं। गैस भी रिजिड नहीं होता तो उसको और ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी, और ज्यादा प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्रेसिबिलिटी। डेंसिटी, आपको पता है सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जो डेंसिटी है,
ठीक है। जो डेंसिटी है वो क्या होता है, सॉलिड की हाई होती है, सॉलिड की क्या होती है, हाई होती है ना। उससे कम होता है लिक्विड का डेंसिटी, और लिक्विड से कम होता है गैस की डेंसिटी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है, और गैस में जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ज्यादा होता है, मतलब गैस के जो पार्टिकल होते हैं ना वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो भैया सॉलिड के केस में जो पार्टिकल है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है ना। लिक्विड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड के कंपेयर में कम होता है, और जो गैस है उसमें एक्चुअली पार्टिकल के बीच ना डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को आकर्षित करने का जो फोर्स है वो बहुत कम होता है। क्लियर हो गया। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब बहने, फ्लो होने की गुण। ठीक है। आपको पता है सॉलिड फ्लो नहीं होता तो उसमें फ्लूइडिटी बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होता है। लिक्विड फ्लो होता है और गैस जो है वो भी फ्लो होते हैं तो उसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है। डिफ्यूजन, देखो मैं आपको बता दूं डिफ्यूजन क्या है, याद रखना थोड़ा सा, मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे हम लोग कमरे में, जैसे कमरे में क्या है, अगरबत्ती जलाए, इंस्टेंट स्टिक जलाए, तो कुछ टाइम के बाद अगरबत्ती का जो खुशबू है पूरा का पूरा रूम में फैल जाता है। तो यहाँ पे जो अगरबत्ती का खुशबू है पूरे रूम में जो फैला, ये कौन से प्रोसेस के चलते फैला, तो वो जो फैला है ना खुशबू का, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है। और डिफ्यूजन जो है पूरे गैस में बहुत ज्यादा फास्ट होता है ना, थोड़ा सा कम होता है किसमें, लिक्विड में। लिक्विड का समझा रहा हूँ, जैसे आप समझना लिक्विड है, ठीक है, उसमें ना जो हमारा पेन का इंक है उसको गिरा के देखना, जब उसको गिरा के देखोगे तो देखना वो पूरे लिक्विड में फैल जाता है। ये जो फैलाव हुआ वो डिफ्यूजन के चलते होता है, हाँ, लेकिन वो गैसियस से कम होता है। ठीक है। उसके बाद सबसे कम होता है डिफ्यूजन का सॉलिड में। ठीक है, मैं आपको आई थिंक ये सब चीज समझा पाया हूँ। आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, देखो मैं आपको बता दूं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये जो थ्योरी है वो एक्चुअली गैस पे बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा स्टेट ऑफ मैटर में जो गैसियस स्टेट आप पढ़ते हैं ना, तो वहां पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऐसा करके आता है। ठीक है। तो क्या क्या बोलता है, हम लोग इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो वो बात करने से पहले ये डायग्राम को अच्छे से देखिए आप लोग। ठीक है। इससे देखेंगे तो जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, और एक दूसरे के ऐसे क्लोज हैं कि वो मूव नहीं कर सकते इधर उधर, या मूव नहीं करेंगे तो मूवमेंट जीरो होगा। लेकिन सॉलिड के कंपेयर में जब लिक्विड पे जाते हैं, लिक्विड पे ना देखो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बढ़ गया है, तो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बढ़ा है तो इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गया है, तो पार्टिकल कम से कम सॉलिड से ज्यादा इधर उधर जा पाएंगे, है ना। फिर इससे लिक्विड से हम लोग गैस में जाते हैं तो देखो इंटर पार्टिकल स्पेस कितना ज्यादा है, तो इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है तो पार्टिकल फ्री है इधर उधर मूव करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही है। अब देखते हैं हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैटर इज ऑफ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो भी मैटर पार्टिकल है, जो भी मैटर है ना, वो किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है, अणु से बना है। और ये जो मॉलिक्यूल है ना वो रैंडम मोशन शो करते हैं। रैंडम मोशन मतलब बिखराव गति, कहीं पर भी इधर उधर उधर। तो आपको पता है कि गैस पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल हैं वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। बात समझ आ रही है। और आप देखेंगे कि जो गैसियस पार्टिकल है, जो गैसियस सब्सटेंस है, उसमें जो स्पेस है ना सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर, हाँ देखो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर देखो आगे देखा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर। ये बोला गया है कि जो मॉलिक्यूल है ना उनको अगर हम लोग उनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ेगा। अब ऐसा समझो कि जब हम लोग
चाय वगैरह बनाते रहते हैं तो बर्नर के फ्लेम को बढ़ा देते हैं, तो हीट बढ़ती है, हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ती है तो देखना चाय में बबल्स जल्दी जल्दी क्रिएट होते हैं। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ गई है। ठीक है, तो दो तीन चीजें हैं। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो मैटर है वो मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम मोशन शो करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। तीन, मॉलिक्यूल के बीच स्पेस बना रहता है। फोर्थ जो है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिफ्थ जो है, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कॉलिजन बढ़ेगा। आगे देखें, कुछ हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। एक स्टेट दूसरे स्टेट में जब बदलता है तो उस प्रोसेस कौन से प्रोसेस के होता है। देखो, सॉलिड लिक्विड में बदलेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग और हिंदी में बोलते हैं गलन। लिक्विड सॉलिड में बदलेगा, हाँ बिल्कुल, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है भैया, फ्रीजिंग प्रोसेस होता है, हिंदी में बोलते हैं जमना। देखो, लिक्विड गैस में बदलेगा तो लिक्विड गैस में बदलेगा का इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग लिक्विड गैस में बदलेगा तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, और वाष्पीकरण बोलते हैं। गैस लिक्विड में बदलेगा तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन और संघनन बोलते हैं हिंदी में। सॉलिड गैस में बदलेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन और हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर को गर्म किए या जलाए तो कपूर सीधे सीधे गैस में चेंज होता है। गैस सॉलिड में चेंज होता है तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन और निक्षेपण करके हिंदी में बोला जाता है। चलिए, और थोड़ा सा है फिर हमारा ये सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बोला जा रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रोल है स्टेट ऑफ मैटर। देखो, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विच वीकन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड कैन कॉज द चेंज ऑफ स्टेट। बिल्कुल, जैसे अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सीधा बात है भैया, आप समझो, ये है आइस, क्या है ये, आइस है। इसका टेम्परेचर बढ़ाए तो किसमें चेंज हुआ, वाटर। किसमें चेंज हुआ, वाटर, वाटर मतलब लिक्विड। ठीक है, और फिर टेम्परेचर बढ़ाए तो ये किसमें चेंज हुआ, गैस में, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है। फिर स्टेट ऑफ मैटर जो है, स्टेट ऑफ मैटर वो चेंज होते रहता है। ठीक है, आगे देखो, इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज द स्पेस, है ना। जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो कम होता है ना। इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा तो क्या हो जाएगा, वो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। सीधी बात, अगर गैस है ना, गैस में प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है भैया, लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो सीधी बात बोला, एट हायर टेम्परेचर सॉलिड लिक्विड में गया, लिक्विड किस में गया, गैस में गया। ठीक है, आगे देखते हैं, एट लोअर टेम्परेचर गैस लिक्विड में गया और लिक्विड किस में चेंज हुआ, सॉलिड में चेंज हुआ। क्लियर हुआ। आई थिंक, मेरे को लग रहा है कि मैं आपको स्टेट ऑफ मैटर अच्छे से समझा दिया हूं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। देखो, मैं आपको बोल दूं, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में ये बोल रहे हैं कि मोल कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस। ठीक है, तो आप देखेंगे, मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या चीजें हैं। देखो, आज हम लोग देख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। क्या देख रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। देखो, पहले तो देखते हैं भैया मोल क्या है। देखो, आपको दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालना है। ये बिंदु ए है और बिंदु बी है, इसके बीच क्या निकालना है, दूरी। तो कौन क्या यूज करेंगे, लेंथ वाले कोई लेंथ को मेजर करने के लिए कोई यूनिट यूज करेंगे, मीटर यूज करेंगे, सेंटीमीटर यूज करेंगे, है ना, मिलीमीटर यूज करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं किसी का वेट यूज करना है तो मास को कैलकुलेट करना है, और किसको यूज करेंगे इसके लिए, केजी है, ग्राम है, वगैरह वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, वैसे जो मोल कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ये जो मोल है ना, एक यूनिट है। क्या है, एक यूनिट है। कोई भी जो पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसका मेजरमेंट अगर अपने को लेना है, कोई भी है उसका मेजरमेंट अगर लेना है, तो जो सब्सटेंस है उसका मेजरमेंट, पदार्थ का मेजरमेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मेजरमेंट लेने के लिए मोल यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं, मोल जितना भी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी यूनिट पढ़ते हैं ना, सबसे बढ़िया यूनिट है। ट्रस्ट करो, मैं इसको एक एक चीज से बताऊंगा। ठीक है, देखो, पहले हम लोग डेफिनेशन से चले जाते हैं भैया।
Definition of one mole. One mole is a collection of that many entities as there are number of atoms exactly in 12 gram और C12 आइसोटोप। ये बोलना ये चाहता है कि वन मोल क्या है। अगर आप पूछोगे वन मोल क्या है तो इसका आंसर ये है कि आप C12 लीजिए। क्या लीजिए? C12 लीजिए। C12 इसलिए बोल रहा है क्योंकि C13 भी होता है और C14 भी होता है, दैट आर आइसोटोप्स। तो अपने को C12 लेना है, मतलब नॉर्मल कार्बन लेना है, और इसका ना 12 ग्राम लेना है। कितना लेना है? 12 ग्राम। 12 ग्राम में हमने कार्बन कितना ले लिया? 12 ग्राम। इस 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के एटम तो होंगे, ठीक है। तो कार्बन के कितने एटम होते हैं? तो इनका ये बोलना है कि कार्बन का जो एटम है ना 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम होंगे। बात समझ आई? बात ये बोल रहा है 12 ग्राम कार्बन लो, उस 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के एटम होंगे। कार्बन के एटम कितने होंगे? तो कार्बन के एटम होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, और इसको उन्होंने बोला वन मोल। ठीक है, क्या बोला? वन मोल। और मैं बता दूं ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो एवोगैड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? तो आप बोल रहे ना 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो होगा वन मोल के इक्वल। ठीक है, देखो यहां तक तो क्लियर हो गया। फिर आगे देखो भैया, 1U और 1AMU। ठीक है, AMU का फुल फॉर्म होता है, मैं आपको बता दूं, एटॉमिक मास यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर हुआ चीज? अब देखो, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, तो पीरियोडिक टेबल में देखो कैसा रहता है। सोडियम एग्जांपल लिए, सोडियम का यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास कितना है? 23। तो ये जो 23 होता है ना, ये लिखा जाता है 23 AMU। वो 23 ग्राम नहीं होता भैया, वो 23 AMU। या तो 23 AMU लिखो या 23 U लिखो, दोनों का मतलब वही होता है। तो किसी भी एटम का मास पीरियोडिक टेबल में AMU में होता है। क्लियर हुआ? तो 1U 1 AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन। बिल्कुल सही। ठीक है, तो 1 जो AMU होता है 1/12। ठीक है, किसके केस में बोल रहा है? कार्बन के। अगर हम लोग सोडियम लेते हैं तो 1/23 होता है। क्लियर है? और ये जो है इतना ग्राम होता है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे भैया 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, क्या 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग बोल देना 1.66 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है 1 AMU। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ेंगे भैया, है ना, आगे बढ़ते हैं। फॉर एलिमेंट, देखो ये जो मोल है ना, वो हम लोग एलिमेंट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। फॉर एलिमेंट 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम। याद रखना 1 ग्राम एटम कहीं पे बोल रहा है तो 1 मोल ऑफ एटम, और ये इसमें कितने आ जाएंगे? Na एटम। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। अगर यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो भैया 1 मोल एटम मतलब 6.022 इंटू 23 एटम्स अगर एक साथ आ जाए तो 1 मोल क्या हो जाएगा? वो एटम हो जाएगा, और वो 1 ग्राम एटम के इक्वल होता है। क्लियर है? 1 ग्राम एटॉमिक मास, क्या हो रहा है? 1 ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास देखो GM ऐसा करके शॉर्ट में इसको बोला जाता है। मास ऑफ एनी एटम इन ग्राम। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी इसको मैं 1 ग्राम बोला था, ग्राम एटॉमिक मास शॉर्ट में बोले तो GM। मास ऑफ एनी एटम, देखो 6.022 इंटू 23 पार्टिकल का जो मास होगा ना,
उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करेंगे। मोल ऑफ एन एटम, मोल ऑफ एटम्स, मोल ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, मास रखना है, मास अपन GAM, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम्स इक्वल टू Na एटम्स। Na का मैंने वैल्यू बता दिया। ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्ट में बोलते हैं GAM, मास ऑफ Na एटम्स इन ग्राम। ये याद रखना, मोल ऑफ एटम्स करके फॉर्मूला मान लो यूज करना पड़े तो मास अपन क्या है GAM, मोलर मास आ जाएगा। ये हो गया। सेकेंड देखो, फॉर मॉलिक्यूल्स, फॉर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के लिए वही आएगा। देखो यहाँ पे क्या आया था, एटम आया था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूल। फिर 1 मोल ऑफ एटम, एटम के जगह आ गया मॉलिक्यूल। Na एटम, एवोगैड्रो नंबर वाला जो है, एटम्स के जगह यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया। फिर देखो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको GAM बोले थे तो याद रखना इसको GMM बोलेंगे। मास ऑफ Na एटम्स इन ग्राम करके तो मास ऑफ Na मॉलिक्यूल इन ग्राम आ जाएगा। मोल्स ऑफ एटम्स का निकालना है तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ये निकालोगे, तो मास यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे GM आया तो यहाँ पे GAM आया था, यहाँ पे GMM आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं भैया, फॉर आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट, 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट। देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला यूनिट बता देता हूँ। जैसे अगर आपको कोई पूछे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट क्या है, तो क्या लिखेंगे आप लोग, NaCl फॉर्मूला यूनिट। आयोनिक के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड आयोनिक है। फिर पोटेशियम क्लोराइड का KCl, पोटेशियम क्लोराइड ऐसा लिखेंगे। फॉर्मूला यूनिट कहने का मतलब होता है उसका फॉर्मूला, बस। 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट इक्वल टू 1 मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट, सब चीज वही रहेगा। Na फॉर्मूला यूनिट है ना, ग्राम फॉर्मूला मास GFM, ठीक है, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल यूनिट इन ग्राम, है ना। मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट, सब चीज वही रहेगा। देखो वो पहले जैसे रिपीट किए हैं वही सब चीज रहेगा। ठीक है, देखो मैंने बोल भी दिया NaCl का 1 मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6, ये तो मैं बताते आ रहा हूँ कि 1 मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के बराबर होता है। ठीक है, मास एज मच एज मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, आयोनिक मास इन ग्राम। ठीक है, देखो ये हो गया नंबर के टर्म्स में, ये जो है किसके टर्म्स में हो गया, नंबर के टर्म्स में। ये जो है ना वो मास के टर्म्स में है। ठीक है, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे देखो सोडियम है, ये क्या है, अभी एलिमेंट है। यहाँ पे नोट किए 11 और यहाँ पे नोट करते हैं 23। तो अगर आपको कोई पूछे 1 मोल सोडियम तो कैसे बोलेंगे, 1 मोल सोडियम Na, तो आप चुपचाप नोट करना 23 ग्राम, खत्म। बात समझ आ रहा है, ये एटम के केस में हो गया। मान लेते हैं कि आपको अगर वाटर का पूछ रहा है तो आपको पता है वाटर का टोटल मास 18 ग्राम होता है ना, तो 1 मोल वाटर 1 मोल H2 अगर पूछे तो आप नोट कर देना 18 ग्राम, बात खत्म, पूरा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये यही बोलना चाहता है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये यही बोलना चाहता है, बस खत्म। ठीक है, अच्छा देखो गैसेस जो सब्सटेंस है उनके लिए 1 मोल जो है वो क्या होता है, 22.4 लीटर होता है भैया। ठीक है ना, एट 1 atm एंड 273 केल्विन टेम्परेचर पे 1 मोल गैस में कितने लीटर आता है, 22.4 लीटर आता है। ठीक है, एवरेज और मीन एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज और मीन एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको एलिमेंट का निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखो एवरेज A1 A2 A3 A4 ऐसा करते करते आएगा। अपन A1
इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 ऐसा करते करते आएगा। यहाँ पे A1 क्या दिया है, आइसोटोपिक मास है, और x1 x2 जो है नेचुरल एबंडेंस ऑफ आइसोटोप। देखो मैं सीधा बात बता रहा हूँ, थोड़ा समझना इसको। मान लेते हैं कि कार्बन कितना 6 और 12 है, ये कितना परसेंट मिल रहा है, 90%। मान लेते हैं कार्बन सी जो 13 वाला है वो मिल रहा है कितना भैया, हमारा 6%। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ये 6 जो है ये 14 है, ये तो और बहुत कम मिलता है, मैं समझाने के लिए इतना ठीक है। तो मुझे इसका एवरेज मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले केस में 12 इंटू 90 करूंगा, सेकेंड वाले केस में ना क्या करूंगा 13 इंटू 6 करूंगा, इसको इंटू करूंगा, और फोर्थ वाले केस में 14 इंटू 4 करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 100 से। ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास ऐसे निकाला जाता है। क्लियर है? एवरेज और मीन मोलर मास, ठीक है, एवरेज और मीन मोलर मास में भी वही रहेगा, देखो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। M1 N1 M2 N2, फिर ये सब नीचे वाले को ऐड करना है, जैसे वहाँ x1 x2 K2। देखो यहाँ पे M1 M2 क्या मोलर मास है, और N1 2 जो है मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, ठीक है। ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा, आपको इंटू करके निकालना है, ठीक है। चलो और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं। ये देखो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा करके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला डिपिक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन द देयर सिंपलेस्ट रेशियो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है फॉर्मूला डिपिक्टिंग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। आपको ऐसा समझ में आएगा, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। देखो भैया, मैं आपको पता है बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है भैया, C6 और H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं क्या किया, ये बेंजीन में से ना 6 को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा C1 और H1, यही बचेगा ना, ठीक है। अब बताता हूं, ये जो C6 ये बेंजीन का ना, अगर कोई पूछे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है करके पूछेगा, तो आप बता देना C6 और H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और इंपेरिकल फॉर्मूला कोई पूछे तो बोल देना भैया C1 और H1 है। अब समझ आया? तो किसी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ना, वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और कॉमन वगैरह निकालने के बाद जो फॉर्मूला आता है वो हमारा क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे आपको बता दूं कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको बता देता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में देख लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, 6H12, ये इसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, 6 को कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा C1H2, क्योंकि कॉमन 6 आ गया, तो ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? ये आपको जानना है। जैसे हमने अभी फॉर्मूला देखा वैसा क्या है, इसका रिलेशन होता है। तो इंपेरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास, इंपेरिकल और और जो इंपेरिकल मास और क्या है मॉलिक्यूलर मास है, इनमें क्या रिलेशन है, देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एन, एन अपन क्या है इंपेरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास। जैसे बेंजीन का निकाल लेना आप लोग, बेंजीन का निकालोगे तो क्या आता है 78 आता है, मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 78 आता है। और ये जो फॉर्मूला है इसका मास कितना आता है 78, कितना आता है 78, और इसका मास कितना आता है, इसका मास आता है 13, तो हमने क्या कर दिया 13, ठीक है। तो अगर डिवाइड करेंगे तो 6, आंसर कितना आएगा 6। और देखो यही 6 ना यहाँ पे आ रहा है, ये 6 यहाँ पे आ रहा है, देखो बात समझ आ रहा है, यही है हमारा ये डेंसिटी। देखो डेंसिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मैं पहले भी बता चुका हूँ, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यूनिट क्या होता है, मास के लिए यूनिट है ग्राम, और वॉल्यूम के लिए यूनिट दिया है सीसी। सीसी क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो 1 cc, सीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी क्या होता है
क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 1 cc इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को बोलते हैं, ये होता है 1 ml के इक्वल। याद रखना इस फॉर्मूले को, 1 cc इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। देखिए, इस चैप्टर में आपको टर्मिनोलॉजी बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको वो टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यूनिट क्या होता है, ग्राम पर सीसी। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस को डिवाइड करोगे तो रिलेटिव डेंसिटी आएगा। स्पेसिफिक डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये रखना है। वेपर डेंसिटी, देखो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वेपर टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ वेपर एट सम टेम्परेचर एंड प्रेशर अपन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे सम नहीं होगा, ये सेम होगा। सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इक्वल टू, ये याद रखना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। परसेंटेज यील्ड, ठीक है, परसेंटेज यील्ड में देखेंगे परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, याद रखिएगा। एक्चुअल यील्ड अपन क्या है, थियोरेटिकल मैक्सिमम यील्ड है। ठीक है, यहाँ से, हाँ ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूले का, याद रखना कि अगर पूछेगा तो वैल्यू दिया रहेगा, एक्चुअल यील्ड का वैल्यू इतना है भैया, थियोरेटिकल मैक्सिमम यील्ड का वैल्यू इतना है, आप निकालो परसेंटेज यील्ड। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। ये जो है आप पढ़ रखे होंगे, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ रखे होंगे, इसके न्यूमेरिकल बनाए होंगे, तभी इसके न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है, मैं इसका क्लास लेते रहता हूँ, तो मेरे लिए तो इजी है, मे भी आप लोगों के लिए इजी हो या ना हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज बाय मास, W बाई W। ठीक है, देखो W बाई W, W बाई V, V बाई V। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो अगर मास, इसको बोलते हैं मास परसेंटेज करके भी इसको बोला जाता है। मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूट क्या है, ठीक है, तो पहली तो मैं बता दूं सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाओगे, तो अगर वो अच्छे से मिल जाए तो उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। एग्जांपल के लिए देखो, NaCl को, नमक को लिए और इसको किसमें मिलाए, वाटर में मिलाए, ये दोनों अच्छे से मिल जाते हैं, तो ये बन गए हमारे सॉल्यूशन। क्लियर है। फिर NaCl जो है वो बहुत कम अमाउंट में रहता है, किसमें रहता है, लेस अमाउंट में रहता है ना, लेस अमाउंट में रहेगा, और ये क्या रहेगा हमारा, एक्सेस अमाउंट में रहेगा। ठीक है, जो लेस अमाउंट में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सॉल्यूट, और जो एक्सेस अमाउंट में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आने वाला है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। दो चीजों को मिलाओगे, दोनों अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे, तो उससे बनेगा सॉल्यूशन। ये कम लेस अमाउंट में रहेगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, देखते हैं, है ना। मास परसेंटेज क्या बोला, इसको मास परसेंटेज भी बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं, W बाई W। अब आपको मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, इन दोनों करके इंटू करेंगे 100 से, तो ये मास परसेंटेज मिलेगा। फिर W बाई V, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों का ऐसे डिवाइड करेंगे और 100 से इंटू करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, W बाई V परसेंटेज। ठीक है, फिर V बाई V परसेंटेज कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है,
देखो यहां से ये तक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मोल का ये ऐसा करके परसेंटेज बोल रहा है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो है ये दोनों लगभग एक है। देखो मोल परसेंटेज बोला है या मोल फ्रैक्शन बोला है, ठीक है। अच्छा देखो मोल जो है ना अपने को मोल परसेंटेज में देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन क्या टोटल मोल इंटू 100 करना है, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन में देखो क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन क्या है टोटल मोल्स लेने हैं, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस याद रखना। अब मोल्स में पहले बता चुका हूँ। मोलैरिटी, मोलैरिटी में देखिए एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैरिटी, एक होता है नॉर्मेलिटी। ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डेफिनेशन बताओ, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। फिर मोलैरिटी में देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है भैया, अगर आपको बनाना है तो देखिए, डब्ल्यू बी अपन एम बी 1000 अपन क्या है वी एम एल। इसके लिए फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपन एम बी 1000 अपन क्या है डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला आप डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका ये और ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन से तो शायद क्वेश्चन ना आए, लेकिन समझ लो कि देखो क्या होता है। इसको मैं समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के क्या है मॉलिक्यूल भरे हैं, है ना। कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो समझ लो कि 10 का पावर 6 है। 10 का पावर 6 मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इतने मॉलिक्यूल वाटर के हैं। और इनके बीच ना सॉल्यूट का एक मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट का एक मॉलिक्यूल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, है ना, मे भी शायद क्वेश्चन ना आए। आइए देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मे भी यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, है ना, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। देखो ये लाइन जो बोला है ना, ये कब हो सकता है मैं बता रहा हूँ। अगर आपका एटम न्यूट्रल है, याद रखना, अगर आपका एटम जो है न्यूट्रल है, तो ये जो डेफिनेशन है वो पूरी तरह से वैलिड है, सही है। कैसे समझा रहा हूँ, देखो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम में देखो यहाँ पे 11 नोट करते हैं, यहाँ पे 23 नोट करते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो क्या बोलना 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे तो 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे ना तो ये 23 में 11 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो 23 आया ना ये मास नंबर है। कैसे, 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन करके 23 आया है। समझ आया आपका, ये वाला केस, दोनों केस समझ आ गया। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे दिया नहीं है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। देखो मास नंबर को हम लोग कहाँ पे दर्शा सकते हैं, यहाँ पे, और एटॉमिक नंबर को कहाँ पे दर्शा सकते हैं, यहाँ पे।
जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखें सोडियम का 11 और 23 ऐसा नोट किए, इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं 11 और 23, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मास नंबर जो है सामने भी हो सकता है ना, और बाद में भी हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2-3 एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है। टर्म एसोसिएटेड विद एलिमेंट, देखो भैया ये आप बिल्कुल जानते होंगे, आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिनके प्रोटॉन नंबर एक जैसे हो बट मास नंबर अलग अलग हो। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हो गया हमारा कार्बन 6 और 12, कार्बन 6 और 13, और कार्बन 6 और 14। बात समझ आ रहा है? तो देखो सबका ना एटॉमिक नंबर एक जैसे है, सबका एटॉमिक नंबर एक जैसे, 6 और 6, मास नंबर अलग अलग है, तो ये आइसोटोप है। ठीक है, चलो भैया हम लोग आइसोबार का देखते हैं। ठीक है, तो आइसोबार में क्या होता है ना, एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक हो गया हमारा आर्गन, एक हो गया हमारा पोटेशियम, और एक हो गया कैल्शियम। एटॉमिक नंबर इसका 18 है, एटॉमिक नंबर इसका 19 है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 20 है, लेकिन सबका मास जो है 40 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबका मास नंबर एक जैसा है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये आइसोबार होता है। ठीक है, फिर देखो आइसोटोन्स, नाम से पता चल रहा है कि जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 8 और 15 यहाँ पे नोट करते हैं, यहाँ 8 और 16 नोट करते हैं। तो इस केस में देखो 15 - 8 तो आ गया हमारा, सॉरी यहाँ पे मैं एक गलत लिखा हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है 7 रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, 15 - 7 करूंगा और यहाँ पे 16 - 8 करूंगा, तो ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 8। दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है कितना हो गया, एक जैसे हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसे हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स देते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक उनको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, इक्वल रहता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो सोडियम प्लस कर दिया, क्लोरीन माइनस कर दिया, ऑक्सीजन 2 माइनस हो गया। ठीक है, तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? हाँ बिल्कुल है। देखो सोडियम के केस में क्या है, सोडियम प्लस के केस में एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 - 1। फ्लोरीन माइनस के केस में है 9 + 1, और ऑक्सीजन 2 माइनस के केस में 8 + 2। देखो सबका वैल्यू ना 10 हो रहा है, तो ये हो गया हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसोस्टर क्या होता है? तो आइसोस्टर के बारे में बता दूं, है ना, जिसमें नंबर ऑफ क्या है, एटम और इलेक्ट्रॉन जो है एक जैसे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं भी आइसोस्टर का। ठीक है, आइसोस्टर का मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ। ठीक है, आइसोस्टर में क्या रहता है, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, CO क्या रहा, CO, है ना, और N2। CO में कितने एटम है, 2 है, एक कार्बन और ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 + 8, कितना हो गया भैया 14। NO में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, 2 तो सोडियम। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 + 7, कितना हो गया भैया 14। तो ये हमारा हो गया आइसोस्टर। देखो आइसो आइसो डाइफर्स एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ n - z, जिसमें देखना n - z और a - 2z की वैल्यू एक जैसे है। ठीक है, खैर ये तो आएगा नहीं, हमारे टॉपिक से बाहर का है। पैरामैग्नेटिक देखो और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, जिनके पास ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्या रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और डायमैग्नेटिक में ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, 0 रहते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड में हो
को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अकेला हो तो उसको हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। केमिकल बॉन्डिंग में इससे रिलेटेड हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा देखो, कुछ टर्मिनोलॉजी आ गया है। ठीक है, एक्स कोई एटम है और ए उसका एटॉमिक मास है, जे उसका एटॉमिक नंबर है। मास नंबर ए है ना। मास नंबर जो है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ दें तो हमें मास नंबर मिलता है। क्लियर है? ठीक है, जैसे अभी देखो 23 इक्वल टू 11 प्लस 12 करके आया था ना, तो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर एन, ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको बता दूं। देखो यहाँ पे क्या चीज बता रहा है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। भैया आपको पता है जो न्यूक्लियस है ना वो स्पेरिकल होता है। क्या होता है? स्पेरिकल होता है, तो उसका रेडियस होगा। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस कैसे निकालें, ठीक है, तो फॉर्मूला है आर नॉट, इसकी वैल्यू दे रखी है देखो 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, और ए उसका एटॉमिक मास लेना है, तो आर नॉट इंटू A⁴ ये वैल्यू रखोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। फिर देखो 1/2 है ना, m अल्फा v अल्फा का पावर 2 इक्वल टू k Q1 Q2 अपन आर। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और v अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना। ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया, Q1 चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, और Q2 जो है चार्ज ऑन मेटल फॉइल। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, याद रखना इस फॉर्मूला को, क्वेश्चन आए तो बनाना है आपको भी। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, देखो द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इज ओनली अ माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। बिल्कुल सही, एटम का जितना वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम होता है। न्यूक्लियस हैज अ डायमीटर ऑफ, याद रखेंगे न्यूक्लियस का डायमीटर इतना होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का डायमीटर इतना होता है, कहाँ? 10⁻12 से लेकर के 10⁻13 सेंटीमीटर होता है, और जो एटम का डायमीटर होता है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे बिल्कुल एक क्वेश्चन बन सकता है, डायमीटर साइज ऑफ एटम इज, ठीक है, ये 1 लाख टाइम ग्रेटर। देखो याद रखना, जो यहाँ पे ये बोलने की चाह रहा है, कोई भी एटम है ना, एटम का जो साइज है, जो है ना डायमीटर है, वो न्यूक्लियस के डायमीटर से 1 लाख गुना बड़ा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी देखो याद रखना, पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? गामा रेज से, फिर एक्सरे आएगा, फिर यूवी आएगा, फिर विजिबल आएगा, फिर आईआर आएगा, फिर माइक्रोवेव आएगा, फिर रेडियो वेव आएगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे जो वेव लेंथ दिया है यहाँ से यहाँ तक का रेंज रहता है 10⁻⁻11। फिर 10⁻⁻11 से लेकर के 10⁻⁻8 में एक्सरे आता है। फिर देखो 10⁻⁻8 से लेकर के 10⁻⁻6 के बीच देखो यहां से यहां जाएगा यूवी। फिर यूवी के बाद विजिबल आता है, ठीक है, विजिबल आता है, विजिबल के बाद आईआर आता है। तो जो ये विजिबल वाला स्लिप है देखो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो विबग्योर, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सब कलर आते हैं, ये विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं। फिर आईआर आता है, आईआर जो है यहाँ से यहाँ की जो बीच का जो वैल्यू है ना, वहां पे कौन आता है? आईआर आता है। ठीक है, फिर 10⁻³ से लेकर के 10 मीटर तक का माइक्रोवेव आता है। रेडियो वेव जो है 10 मीटर से लेकर के 10⁻6 मीटर तक आता है। देखो इधर वाला जो रेडिएशन है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, और इधर वाला रेडियस जो है थोड़ा सा कम होता है। जैसे हमारा मोबाइल फोन, आपको पता है कि हमारा जो मोबाइल फोन है वो ये रेडियो वेव लेता है। ठीक है ना,
तो उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग लाइट। लाइट के बारे में, फोटोन इज कंसिडर एज मासलेस बंडल ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या होता है, वो मासलेस बंडल ऑफ एनर्जी, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बना होता है, उसको बोलते हैं फोटोन। एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट क्या होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर एम क्या होता है, मास ऑफ लाइट पार्टिकल, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, याद रखना ई फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, फिर न्यू के जगह ये जो ऐसा करके न्यू के जगह है, न्यू के जगह हम लोग क्या नोट कर सकते हैं भैया, सी अपन क्या है लेमडा, देखो रखा भी है यहाँ पे, सी अपन लेमडा रख दिया है। ठीक है, फिर एच न्यू, फिर देखो हम लोग वन अपन लेमडा के जगह ना क्या रख सकते हैं, वी बार रख सकते हैं। क्या रखते हैं, वी बार। फिर वैल्यू अगर इसको चेंज करोगे तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ऐसा आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपन लेमडा नैनोमीटर में आ जाएगा। दोनों यहाँ पे ऐसा करके कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखो ये पूरा यहाँ पे क्या दिया है, फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल उनके बीच लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R1। के की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है 9 × 10⁹ नैनो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन क्या रहेगा यहाँ पे, सी स्क्वायर ये रहता है। फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के Q1 Q2 अपन R। देखो यहाँ पे R स्क्वायर आ जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी में बस R आता है। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q पार्टिकल एट ए डिस्टेंस R, के Q अपन क्या रहेगा, R रहेगा। बोर क्वांटाइजेशन वैल्यू MVR NH अपन 2R रहेगा, और शॉर्ट में क्या नोट करेंगे, NH क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, याद रखना H क्या रहेगा, प्लैंक कांस्टेंट होगा। According to Newton's second law, in a uniform circular motion, result of all the force towards center must be mv square अपन r। याद रखना ये कौन सा फोर्स है, सेंटर के तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और mv स्क्वायर अपन r रहेगा। देखो ये जो के Q1 Q2 अपन R इक्वल mv स्क्वायर R, तो इसको कैंसिल कर देंगे हम, जो भी वैल्यू आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ ये फॉर्मूला दिया है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसको भूल जाओ, इसी को याद रखना, ये इससे आपके पूरे प्रॉब्लम बन जाएंगे। -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। ठीक है, याद रखना ये वैल्यू 0.529 × 10⁻⁴ स्क्वायर अपन जेड, एन जो है यहाँ पे ऑर्बिट का है, और यहाँ पे जेड जो है एटॉमिक नंबर है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, तो Vn इक्वल टू क्या रहता है, VZ/n, और ये वैल्यू रख सकते हो, देखिए 2.18 × 10⁻⁶ × Z/n मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी रहेगी। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ये वैल्यू याद रखना, इतना रहता है। टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन कितना रखेगा, इतना रेवोल्यूशन रखेगा। 1.52 × 10⁻16 n⁻3 और Z स्क्वायर सेकेंड। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N1 एंड N2 एनर्जी लेवल। ठीक है, डेल E इक्वल टू EN2 - EN1, ये वैल्यू याद रखना तुम। ठीक है, देखो कांस्टेंट है, या प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल इन सेकंड। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो है 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, और ई नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12। ठीक है, कूलम अपन चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर हिंदी में दिया है, आप लोग देख लीजिएगा ये वाला। एटॉमिक स्ट्रक्चर,
एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे और पॉइंट जो है देखें हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी में देखो क्या होता है, ई नॉट माइनस ई जी एस, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट तो होता क्या है देखिए, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन जो है अपना ऑर्बिट को छोड़ के हायर ऑर्बिट में चला जाता है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना लगा है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ऐसा बोल रहे हैं। आगे देखो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ई एन इक्वल टू टोटल एनर्जी जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है, इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी होगा, याद रखना, और पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 रहेगा हमारा जो टोटल एनर्जी है। स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन में आपको बता दूं, ठीक है, रिडवर्स इक्वेशन, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। 1/λ इक्वल टू वी बार, ठीक है, वी बार आर एच, ये रिडवर्स कांस्टेंट है, 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर और इंटू जेड स्क्वायर। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट वगैरह में भी आए हैं, बिल्कुल चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ अ सीरीज n2 इक्वल टू n1+1, ठीक है, और लिमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज जो है लिमिट मीन्स n2 जो है, अगर हमारा लिमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन ऐसा करके आता है तो n2 की वैल्यू क्या लेना है आपने को, इन्फिनिटी लेना है। और एच अल्फा लाइन मीन्स n2 n1 ऐसा करके किया है, ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट, देखो अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा तो शॉर्टेस्ट न्यू फ्रीक्वेंसी होगा और लीस्ट एनर्जी होगी। समझ आ रहा? सिंपलेस्ट एच बीटा मतलब लाइन्स मीन n2 n1+2 रहेगा। ये फॉर्मूला याद रखना भैया, बिल्कुल यहाँ पे पूछ सकता है स्पेक्ट्रल लाइन कितने आ सकते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। तो n-1/2, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा करके बताता हूँ, 3 लाइन है तो यहाँ पे कितने स्पेक्ट्रल लाइन है, ये n=3 है, ये n=2 है और n=1 है। तो एक यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ सकता है, एक यहाँ से यहाँ आ सकता है, एक यहाँ से यहाँ आ सकता है, तो टोटल कितना आ गया 3, ठीक है। अगर फॉर्मूला में रखेंगे तो देखो 3 × 3 - 2 ऐसा करके और नीचे 2 आ गया 3। डी एक्साइटेड फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व, क्या है याद रखना इसका फॉर्मूला, n2 - n1, फिर n2 - n1 प्लस यहाँ करके यहाँ पे 2 कर लेना। तो देखो डी एक्साइटेड फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल n2 टू लोअर एनर्जी लेवल इन आइसोलेटेड एटम, देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व क्या होगा, n2 - n1 कर लेना है। देखो ये याद रखना, कहीं से भी फर्स्ट में आएगा तो लाइमन सीरीज, और कहीं से भी सेकंड में आएगा तो बामर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट और फुंड, ऐसा बोलते हैं ये, ठीक है। तो लाइमन सीरीज ये बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लाइमन सीरीज कहीं से भी फर्स्ट में आ रहा है तो लाइमन सीरीज और पराबैंगनी क्षेत्र आएगा, कहीं से भी सेकंड में आ रहा है तो उसको हम लोग दृश्य प्रकाश बोलेंगे, विजिबल वाले में आएगा। पार्सन सीरीज कहीं से भी थर्ड में आ रहा है तो अवरक्त, कहीं से भी फोर्थ में आ रहा है तो अवरक्त आएगा, और कहीं से भी 5 में आ रहा है तो अवरक्त। तो पहला पराबैंगनी, फिर दृश्य और फिर तीनों जो है अवरक्त, इंफ्रारेड बोलते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, यूवी, इसको विजिबल और इसको आईआर बोलेंगे, इंफ्रारेड, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भैया आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। जब भी जो फोटो सेंसिटिव मेटल हैं वहां पे लाइट पड़ती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। तो ये रहेगा h न्यू माइनस w, w मीन्स वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल एनर्जी माइनस क्या रहेगा, वर्क फंक्शन,
ठीक है, यहाँ पे देखो ये W क्या दिया है, वर्क फंक्शन दिया है, और न्यू नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करके दिया है, और यहाँ जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे दी है। ठीक है, देखो दो तीन कंडीशन है। इफ, ठीक है, न्यू जो है न्यू नॉट से बड़ा है, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस होगा। ठीक है, एसिलेटिंग एसिलेटिंग पोटेंशियल इक्वल टू ईवी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और ये हाफ एम बी स्क्वायर हो जाता है। त्वरक विभव ऐसा करके दिया है, ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम लोग इसको हटा देंगे, ये वाले को। ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, देखो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में सीधा एक ही चीज जानना, यहाँ पे लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी, लेमडा इक्वल टू एच अपन एम बी जो यहाँ पे बोला गया है, इसी से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ याद रखना, ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए था, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड है और किसी के लिए नहीं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल याद रखना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है किसी भी हाई स्पीड मूविंग माइक्रो, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका पोजीशन, इसका क्या कर सकते हैं, पोजीशन और मोमेंटम हम लोग एक टाइम पे अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसमें एरर आ जाएगा, डेल एक्स इंटू डेल पी, ठीक है, ग्रेटर देन एच अपन एम अपन 4 पाई। इससे इस फॉर्मूला से कुछ नहीं बनने वाला, इसके जगह ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना। ठीक है, डेल एक्स इंटू एम डेल वी इक्वल टू लेना एच अपन 4 पाई, एच अपन 4 पाई, इससे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, आएगा तो देखेंगे इस पे। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, भैया श्रोडिंगर इक्वेशन तो उतना इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस के लिए नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक रहा। ठीक है, हमारा टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। आपको जो भी डाउट होगा आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं और मान लो कि कोई भी टॉपिक छूट गया है तो उससे रिलेटेड एक नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।